नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुटेक पाठशाला में। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 के प्रथम अध्याय भोजन एवं मानव स्वास्थ्य का तीसरा और अंतिम अध्याय, जिसमें हम पढ़ेंगे मोटापा, रक्तचाप, नशीले पदार्थ जैसे गुटखा, तंबाकू, शराब, अफीम और इसके साथ साथ दवाओं के दुष्प्रभाव और फिर खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। इससे पूर्व के 2 वीडियो में हमने अध्ययन किया था संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन, विभिन्न प्रकार के कुपोषण जैसे विटामिन कुपोषण, खनिज कुपोषण और प्रोटीन कुपोषण। फिर जल के गुण, पीने योग्य जल के गुण हैं और दूषित जल के दुष्प्रभाव। तो चलते हैं अपने आज के अध्ययन विषय की ओर। मोटापा किसे कहते हैं या मोटापा क्या होता है? तो मोटापा एक प्रकार की स्थिति है जिसमें शरीर पर अनावश्यक चर्बी इकट्ठी हो जाती है। जैसे इसमें क्या कहते हैं, वह स्थिति जिसमें शारीरिक वसा का एकत्रण है वो एक सीमा से अधिक हो जाता है, जो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालता है। तो एक जो बॉडी बैलेंस है जहाँ तक होना चाहिए वहाँ तक है, लेकिन उसके बाद में जब वसा, अतिरिक्त वसा जब शरीर में जमा होने लगती है तो उसको मोटापे की स्थिति कहा जाता है। इसको हम BMI इंडेक्स होती है, उसमें हम इसको सूचित करते हैं या उससे हम जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसको कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, शरीर भार सूचकांक। इसमें क्या होता है, इसमें मानव भार और लंबाई इन दोनों के अनुपात का ये सूचकांक है। तो सामान्यतः ये जो सूचकांक होता है 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में ये मापा जाता है। जब तक ये स्थिति है तब तक इसको सामान्य कहा जाता है, लेकिन जैसे ही ये स्थिति 30 से बाहर निकलती है तो इसको मोटापे की स्थिति कहा जाता है। इसको असंतुलन की स्थिति भी कहते हैं और मोटापे की स्थिति भी कहते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि BMI। फिर मोटापे के कारण क्या क्या है? मोटापे के कारण में रीजन ऑफ ओबेसिटी। तो ओबेसिटी के कारणों में हम आ जाते हैं। तो सबसे पहले है कि चर्बी युक्त जो भोजन है हम अधिक करते हैं, जिससे अतिरिक्त चर्बी वो शरीर में जमा होने लगती है। फिर आज के आधुनिक युग में जंक फूड, कृत्रिम भोजन, ये चलन ज़्यादा बढ़ गया। जब ये शुरू हो जाते हैं तो फिर उसमें ये अतिरिक्त चर्बी है जो शरीर में जमा होने लगती है। और फिर हमारी दैनिक गतिविधियाँ जैसे व्यायाम और जीवन यापन के स्थित मान लो उसमें हम एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं करते हैं, तो फिर मोटापे के अतिरिक्त जो चर्बी है, वो कैलोरी है, वो शरीर उपयोग नहीं कर पाता है और वो जमा होती जाती है। फिर उसी के एक और है कि शारीरिक क्रियाओं के सही ढंग से नहीं होने पर भी शरीर में चर्बी जमा होती है। तो ये है मोटापे के मुख्य कारण कि मोटापा क्यों होता है। फिर मोटापे के साथ साथ जो अन्य बीमारियों का जुड़ाव है, मोटापा केवल मोटापा नहीं है, इसके साथ साथ और अन्य बीमारियां भी उससे लागू हो जाती है। कौन कौन सी है? जैसे हृदय रोग, मधुमेह, अनिद्रा, श्वास समस्याएं और कई प्रकार के कैंसर है और अस्थि संध्यर्थी रोग। अस्थि संध्यर्थी रोग क्या है कि ये संधियों के जोड़ों से संबंधित जो दर्द करना, वो आदि ये रोग इससे हो जाता है। एक मोटापे से संबंधित एक बड़ी समस्या जो और दिखाई देती है या फिर कहा जाता है, ये है हाइपोथायरॉयडिज्म। अवटु अल्प सक्रियता, यानी एक थायराइड ग्रंथि होती है यहाँ पे, वो मोटापे की स्थिति में उसकी सक्रियता कम होती जाती है। कम होने के कारण क्या होगा? मुख्यतः जो ये अवटु है या फिर कहेंगे थायराइड है, ये उपापचयन जो क्रिया होती है उसको प्रभावित करता है। जब इसका श्रवण, इस रस का श्रवण अल्प मात्रा में होगा तो ये जो क्रियाएं होती है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? शरीर के ताप पर भी पड़ेगा, हृदय की धड़कन पर भी पड़ेगा। इस प्रकार एक मोटापा जो है वो अन्य बीमारियों को भी जन्म देता है। यानी रक्तचाप। रक्तचाप क्या स्थिति है कि रक्त वाहिनियों में जो रक्त बह रहा है उसके द्वारा धमनियों की ये दीवारों पर डाला गया दबाव, ये होता है रक्तदाब। ये क्यों होता है? क्योंकि हृदय द्वारा शरीर के अन्य अंगों तक ब्लड को प्रेशर द्वारा पहुंचाया जाता है। एक निश्चित प्रेशर से हृदय उसको
अंगों तक भेजता है। तो उसको कहते हैं रक्त दाब, यानी कि जो रक्त प्रवाह करता हुआ रक्त वाहिनियों की दीवारों पर जो दबाव डालता है उसको कहते हैं रक्त दाब। और ये कितना होता है? सामान्यतः इसको सिस्टोलिक दाब और डायस्टोलिक दाब कहते हैं। ये क्या हृदय द्वारा भेजा गया दाब है। जैसे जब धमनियों में सिस्टोलिक दाब जाता है, सिस्टोलिक में क्या होता है, हृदय है वो कंप्रेस करता है, दबाव डाल के आगे भेजता है, तो उस समय की स्थिति को कहते हैं सिस्टोलिक दाब। और जैसे ही हृदय रिलैक्स होता है, शिथिल होता है, तो उस समय के दाब को क्या कहते हैं? डायस्टोलिक दाब। तो हृदय की शिथिलन की स्थिति में, तो शिथिलन या रिलैक्स की स्थिति में तो डायस्टोलिक दाब होता है, और हृदय जब कंप्रेस या दाब की स्थिति में होता है तो वो कहते हैं सिस्टोलिक दाब। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि सिस्टोलिक दाब और डायस्टोलिक दाब क्या होता है। और रक्त दाब चाप जो है इसी में मापा जाता है, और इसको सामान्यतः क्या कहते हैं? 120/80, यानी कि 120 जो है वो सिस्टोलिक दाब है और 80 है वो डायस्टोलिक दाब है। सामान्यतः ये जो सिस्टोलिक दाब है वो 90 से लेकर 120 मिलीमीटर में होता है, और ये जो डायस्टोलिक दाब है वो 60 से 80 मिलीमीटर के बीच में होता है। और इसका जो रक्तचाप का जो मापन है वो एक यंत्र है स्पाइग्नोमेनोमीटर। स्पाइग्नोमेनोमीटर, इसको रक्तचाप मापी भी कहते हैं। सामान्यतः हम जब अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर एक छोटा सा बॉक्स अपने साथ रखता है जिसमें एक प्लास्टिक की नली लगी होती है, और मरीज की बाह में या बांध कर वो देखता है कि उसके कितना प्रेशर है। तो वो क्या होता है? स्पाइग्नोमेनोमीटर। तो इससे उसकी कितना रक्तचाप है उससे मापा जाता है कि कम है इससे या अधिक है। अब इसके प्रभाव क्या है? रक्तचाप जो है कम या अधिक हो सकता है। कम यानी निम्न रक्तचाप, अधिक रक्तचाप जो है उच्च रक्तचाप को कहते हैं, और रक्तचाप जो है उसको हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति कहते हैं। लो ब्लड प्रेशर की स्थिति में क्या होता है? रक्त प्रवाह है जो कम होने के कारण इसका प्रभाव क्या पड़ता है? मस्तिष्क पर, हृदय पर, गुर्दे पर। वहाँ तक क्या होता है? जो ब्लड है वो ऑक्सीजन और पौष्टिक आहार में क्या, न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्व, वो शरीर के अंगों तक जो पहुँचाना होता है ब्लड को, वो जब कम जाएगा तो कम पहुँचेंगे, जिससे क्या होगा? सामान्य जो कार्य हो पाता है अंगों का, इन अंगों का, वो सामान्य नहीं हो पाएगा, और अंग एक शिथिलन की स्थिति में आ जाते हैं। तो ये भी स्थिति खराब है। फिर उच्च रक्तचाप में क्या होता है कि तीव्र रूप से ये प्रेशर डालता है हृदय, मस्तिष्क आदि अंगों पर, जिससे उसका नकारात्मक प्रभाव वहाँ पड़ता है। और धमनियाँ, और ये स्थिति क्या है? धमनियों में अधिक रक्तचाप के कारण होता है ये। और फिर ये किससे जुड़ा है? उच्च जो रक्तचाप की स्थिति है वो जुड़ी होती है ये नशीले पदार्थों के सेवन, जैसे धूम्रपान, मदिरापान, अन्य, और दूसरे एक मोटापे की स्थिति के कारण भी। इस समय ये जो उच्च रक्तचाप क्यों होता है? क्योंकि ये जो दोनों ही, मोटापा और धूम्रपान, इसके कारण क्या होता है? जो आर्टरी होती है या कहीं एक धमनी होती है ये, लेकिन ये अतिरिक्त जो चर्बी जमा होने के कारण इसके अंदर का जो क्षेत्र है वो कम हो जाता है। कम होने के कारण ब्लड तो उतना ही है लेकिन ये से कम है, और प्रेशर भी हृदय द्वारा उतना ही दिया जा रहा है, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अंदर का जो एरिया कम होगा, ये क्षेत्र कम होगा, तो प्रेशर तो बढ़ना है। इस कारण ये उच्च रक्तचाप की उपस्थिति उत्पन्न होती है। अब हम पढ़ेंगे कि ये उच्च रक्तचाप है वो इन स्थिति से कैसे बचा जाए, या हमारे खान पान या हमारे व्यवहार में वो क्या परिवर्तन लाए जाएं जिससे ये स्थिति पैदा नहीं हो। उच्च रक्तचाप के निदान, इसमें इसके निदान के स्वरूप क्या क्या हम ध्यान रख सकते हैं कि पोटेशियम युक्त भोजन, जैसे क्या है, ताज़े फल या ताज़ी सब्जियां, वो क्या होती है? पोटेशियम युक्त होती है, इसका सेवन हमें करना चाहिए। और डिब्बा बंद खाद्य सामग्री जो मशीनों से तैयार होती है, वो डिब्बा बंद खाद्य सामग्री, उसको खाद्य सामग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर भोजन में कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम के क्या क्या स्रोत है? दूध है, दही है, ये सारे। और मैग्नीशियम
ये इनके संतुलित मात्रा में इसको लेना चाहिए। रोज़ाना रोज़ाना अपनी डाइट में इसको लेने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, भोजन में जो है वो रेशे युक्त पदार्थ जैसे सलाद वगैरह ये अधिक लेनी चाहिए, जिससे जो है ये रेशे युक्त भोजन क्या करता है, ये पानी शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता है और फिर अतिरिक्त जो चर्बी है उसको जमने नहीं देता है। उसका जो भोजन का अच्छी तरह से पाचन हो जाएगा तो फिर अतिरिक्त चर्बी को वो जमने नहीं देगा। फिर संतृप्त वसा, संतृप्त वसा के कौन से हैं, जैसे मांस, वनस्पति घी, ये संतृप्त वसा जो है इसकी मात्रा हमें कम लेनी चाहिए, क्योंकि जो ये है शरीर इसका उपयोग कम कर पाता और इसको जमा कर देता है, ये जम जाता है धमनियों के बीच में, ये जम जाता है, जिसके कारण क्या होगा, धमनियों की जो मोटाई है वो बढ़ जाएगी और उसका अंदर का जो क्षेत्र है वो कम हो जाता है। फिर नियमित रूप से योग ध्यान, प्राणायाम, व्यायाम ये सारे ये हमें करने चाहिए, जिससे कि शरीर की जो अतिरिक्त ऊर्जा है कैलोरी के रूप में बर्न हो जाती है। यानी ये जो चर्बी वगैरह जिसके ये कैलोरी वो बर्न होने से ये चर्बी जो है वो जमा नहीं होगी। फिर नशे की लत, विभिन्न प्रकार के नशे जो करते हैं वो लत से हमें दूर रहना चाहिए, जैसे धूम्रपान है, मदिरापान है इत्यादि। तो ये है रक्तचाप के निदान के उपाय। पोटेशियम युक्त भोजन करना है, डिब्बाबंद खाद्य सामग्री का प्रयोग नहीं करना है, कैल्शियम मैग्नीशियम की मात्रा संतुलित लेनी है रोजाना, रेशे युक्त भोजन पदार्थ जो भोज्य पदार्थ वो लेने हैं, संतृप्त वसा जो है वो नहीं लेने, नियमित रूप से योग ध्यान प्राणायाम व्यायाम ये करना नशे की लत से दूर। फिर आ जाता है नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ क्या होते हैं, सामान्यतः ये सब कुछ इसे जानते होंगे कि नशीले पदार्थ या नशा क्या होता है। तो विभिन्न प्रकार के नशे जैसे अफीम है, मदिरापान है, धूम्रपान है, ये सारे करते हुए देखे जाते हैं समाज में। तो ये क्या है, ये एक भ्रम की स्थिति है। व्यक्ति को लगता है कि वो एक आनंद अनुभव कर रहा है या फिर उसको लगता है कि वो चिंता से मुक्त हो रहा है। ऐसी स्थितियों में वो नशा करना शुरू होता है। तो ये देखो, आनंद का भ्रम उत्पन्न करने की दृष्टि से कई लोग जो है विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थ जैसे गुटखा, तंबाकू, मदिरा, अफीम ये इसका उपयोग करना नियमित रूप से इनका शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है समय के साथ ये इसकी आदत बन जाती है। ये नियमित रूप से उपयोग करने से क्या हो जाता है, इनकी वो आदत बन जाती है, यानी लत बन जाती है। अब ये जो आदत है ये इसकी शारीरिक और मानसिक मजबूरी कहते हैं इसको, वो फिर उसके बिना नहीं रह पाता है। तो इसको शारीरिक और मानसिक मजबूरी की स्थिति कहते हैं। लत या जो आदत है वो क्या है, शारीरिक और मानसिक मजबूरी की स्थिति है। तो नशीला पदार्थ है वो नियमित रूप से सेवन करने से ये स्थिति उत्पन्न होती है। उसके बाद में क्या होगा कि ये मानव शरीर पर कई प्रकार के कुप्रभाव डालता है और ये कुप्रभाव इससे क्या होगा, स्थायी रूप से वो रोगी बन जाता है। विभिन्न प्रकार के रोग है वो उसके शरीर में जन्म लेने शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार जो नशीले पदार्थ है, हालांकि रोगी को लगता है या फिर जो नशेड़ी है उनको ये लगता है कि वो आनंद की स्थिति में है या फिर उसकी चिंता की स्थितियों से वह दूर होता जा रहा है, जबकि स्थितियाँ कुछ और होती है। एक चिंता के दूर होने, वो भ्रम में दूर होने की कोशिश में वह दूसरी चिंता लिए बैठता है। जैसे ये जो जितने भी है गुटखा, तंबाकू, मदिरा, अफीम ये नशीले पदार्थ है, इस पर अतिरिक्त पैसा भी खर्च होता है उसका। ये उसकी आदत बन जाती है, उसकी शारीरिक शिथिलता उसमें आने लगती है। उसे लगता है कि वह आनंद और उसकी स्थिति में चला गया, वह उस विकट स्थितियों से दूर हो गया है, चिंता से दूर हो गया, लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं है। इसलिए नशीले जो पदार्थ है वो कुप्रभाव ही डालते हैं। तो हमें कौन कौन से नशीले पदार्थ हैं जो आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे, जिससे हमें दूर रहना चाहिए। गुटखा, गुटखा है ये एक तरह का मिश्रण है विभिन्न पदार्थों का, उससे तैयार किया जाता है, एक प्रकार का मिश्रण है। इसमें क्या क्या मिलते हैं, सुपारी के टुकड़े, कत्था, चूना, संश्लेषित खुशबू है, धातुओं के वर्क और तंबाकू, इन सब से मिलके ये गुटखा बनाया जाता है। आजकल
बाज़ारों में पाउच गुटखे के खूब मिलते हैं। ये गुटखा नियमित रूप से सेवन से क्या प्रभाव पड़ता है, इससे एक जो रोग होता है एक वो ये है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। सब म्यूकस फाइब्रोसिस ये एक प्रकार का रोग है। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सब म्यूकस फाइब्रोसिस क्या है, तो ये एक प्रकार का रोग है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जबड़ा ठीक से खुल नहीं पाता है। क्या कारण है इसका कि जबड़े की जो मांसपेशियां होती है वो हो जाती है कठोर, मांसपेशियां कठोर हो जाती है, जिससे जबड़ा जो है इसका मुंह कम खुलता है। एक ये हो जाता है, साथ ही दूसरी बीमारियां जैसे कैंसर है और अन्य बीमारियां जो हो जाती है, मुंह की बीमारियां, मुंह के कैंसर वगैरह गुटखे के सेवन से हो जाते हैं। दांत खराब हो जाते हैं, उसका पाचन तंत्र खराब हो जाता है। इस प्रकार गुटखे के कुप्रभाव है वो नज़र आने लगते हैं। तो गुटखा भी एक प्रकार का नशा है जो शरीर पर कुप्रभाव डालता है। तो गुटखा क्या है, उसमें जब ये आएगा तो ये क्या है, विभिन्न पदार्थ जो है ये न, जैसे सुपारी के टुकड़े, कत्था, चूना, संश्लेषित खुशबू, धातुओं के वर्क और तंबाकू, इसका एक प्रकार का मिश्रण है। नेक्स्ट जो है हमारा तंबाकू। तंबाकू इसको टोबैको कहते हैं। ये क्या है, ये एक प्रकार का एल्केलॉइड है। निकोटीन नामक एल्कोलॉइड जो है जो वो तंबाकू मिलता है। और तंबाकू क्या है, निकोटिएना टोबेकम पादप की पत्तियों से ये प्राप्त होता है। निकोटिएना टोबेकम नामक एक पादप होता है, एक पौधा होता है, उसकी पत्तियों से एक प्रकार का एक दूध निकलता है जिसमें निकोटीन नामक पदार्थ होता है। ये निकोटीन क्या है, एक प्रकार का एल्कोइड। एल्कोइड में क्या होता है कि वनस्पतियों में नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ प्राप्त होता है वो होता है एल्कोलॉइड। जैसे ही अफीम, ये हेरोइन वगैरह, उसमें सब ये एक प्रकार के एल्कोलॉइड होते हैं। तो टोबैको भी एक प्रकार का, इसमें निकोटीन जो पदार्थ होता है वो पदार्थ मिलता है और उसी के कारण ये नशे की स्थिति और उससे नशा मिलता है, उसमें शरीर पर प्रभाव डालता है ये निकोटीन। इसके उपयोग किस किस में होते हैं तंबाकू के, इसमें होता है बीड़ी, सिगरेट, चिलम, सिगार, हुक्का, पान, गुटखा इत्यादि में। ये सारे के सारे टोबैको जो है वो उपयोग किए जाते हैं इनमें। ये जो टोबैको है इसके उपयोग से हानियाँ क्या क्या है। टोबैको को समाज से बाहर निकालने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं कि इसके नशे की लत से समाज को बाहर निकाला जाए। तो बाहर निकाल क्यों प्रयास हो रहे हैं, उसके ये जो हानियाँ हैं उसको देखते हुए ये प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसकी हानियाँ क्या क्या है, सबसे पहला तो है कैंसर, मुंह, जीभ, गले, फेफड़े, ये इत्यादि, ये सारे इस सब जगह कैंसर जो है उसकी संभावना होने की बढ़ जाती है। दूसरा, धमनियों की दीवारों के मोटी हो जाने से रक्तदाब, हृदय स्पंदन की दर है वो बढ़ जाती है। आपने उससे पहले पढ़ा होगा कि ये जो टोबैको है, निकोटीन है, निकोटीन धमनियाँ जो है शरीर की उसको मोटी कर देता है, उसमें चर्बी को जमा करता जाता है। इसको मोटी करने से क्या होगा, रक्तदाब स्थिति बढ़ जाती है, हृदय स्पंदन की दर फिर वो बढ़ जाती है। तो ये यहाँ पर प्रभाव डालता था। फिर गर्भवती महिलाएं अगर सेवन करती है तो क्या होगा, भ्रूण विकास की जो गति है उसकी मंद हो जाती है, भ्रूण पर प्रभाव तक पड़ता है। फिर धूम्रपान जो है, सिगरेट, बीड़ी अगर पीते हैं तो उससे क्या होगा, रक्त में ऑक्सीजन परिवहन, O2 के परिवहन की क्षमता है ना वो घट जाती है। जो धूम्रपान करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर कार्बन मोनोऑक्साइड CO, जिसको क्या बोलते हैं CO, ये मात्रा ज़्यादा होती है। ये जो CO है वो रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ परमानेंट बॉन्डिंग कर जाता है, जुड़ जाता है इससे। तो इससे क्या होगा, जो O2 की परिवहन जो क्षमता है वो घट जाती है और इस प्रकार जो ऑक्सीजन रक्त में ऊतकों तक जितना पहुंच जाना था वो नहीं पहुंच पाता है। दूसरा एक और है, धूम्रपान के साथ में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि उसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव। धूम्रपान के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव हैं, डायरेक्ट और रेसिड्यूरी इफेक्ट जो होते हैं ना वो भी। सार्वजनिक स्थानों पर जैसे धूम्रपान को प्रतिबंधित किया गया है, उसका क्या कारण है, उसका कारण है कि जो व्यक्ति धूम्रपान करता है वो खुद तो प्रभावित होता ही होता है, लेकिन उसके मुंह से जो धुआं निकलता है उसके बाद में
अप्रत्यक्ष रूप से उसके पास वाले को भी प्रभावित करता, उतना ही नुकसान पहुंचाता है ये धुआं जितना इसको प्रत्यक्ष रूप से पहुंचाता है। ये जो सेम स्थिति CO की स्थिति वो भी व्यक्ति उसको मजबूरन उसको सांस के साथ लेना पड़ता है और उसको भी प्रभावित करता है। इस कारण धूम्रपान को सार्वजनिक स्थानों से निषेध किया गया है। अल्कोहल या मदिरा। अल्कोहल या मदिरा क्या है? ये एथिल अल्कोहल जो नशीला पदार्थ है, ये विभिन्न प्रतिशत रूप में, अलग अलग रूप में ये मदिरा के कई प्रकार है, जिसमें देसी है, अंग्रेजी, ये सारी कुछ। उसमें एथिल अल्कोहल ये एक ऐसा तत्व है जो इन सब में पाया जाता है, कम या अधिक मात्रा में ये पाया जाता है। तो ये मदिरा जो है, अल्कोहल है, इसके दुष्प्रभाव क्या है? ये सबसे पहला दुष्प्रभाव है इसका यकृत पर। यकृत क्या करता है? एथिल अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड क्या होता है? एक विषैला पदार्थ है, तो इसको इसमें बदल देता है ये यकृत। तो ये एक हानि है कि वो विष पैदा हो जाता है इससे। शरीर की कार्य क्षमता है और सामंजस्य और नियंत्रण है, उसमें कमी हो जाती है, क्योंकि जो मदिरा है वो मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव डालती है, जिससे उसकी कार्य क्षमता और उसके सामंजस्य और नियंत्रण जो शरीर में होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। दूसरा, स्मरण क्षमता, यानी कि मस्तिष्क पर जब वो प्रभाव डालता है तो उसकी स्मरण क्षमता में उसकी कमी हो जाती है। तंत्रिका तंत्र है, उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और यकृत ही इस पर काम करता है, इसको बदलने का काम करता है। तो धीरे धीरे क्या होता है? वसीय यकृत रोग हो जाता है। वसीय यकृत रोग, जैसे कई जो शराब का नियमित रूप से सेवन कर रहे हैं व्यक्ति, उनके जो लीवर है वो खराब हो जाता है। कहते हैं लीवर खराब हो गया, वो क्या कारण है? कि यकृत है वो नियमित रूप से ये एसिटाल्डिहाइड का उसमें बदलता रहता है इसको, तो उसके कारण क्या है? ये विषैला पदार्थ है वो हानिकारक प्रभाव डालता रहता है और अंत में वसीय यकृत रोग है वो हो जाता है, जिसमें जो लीवर है या फिर यकृत है वो खराब होना शुरू हो, वो कार्य क्षमता उसकी घट जाती है इस प्रकार। तो उसमें क्या होता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण की क्षमता है जो वो ख़त्म हो जाती है उसकी। यकृत है वो हमारे जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो संश्लेषण है उस पर कार्य करता है। जब ये रोग हो जाता है तो उसमें उसकी कार्य क्षमता घट जाती है और उसका विपरीत प्रभाव शरीर पर पड़ता है। फिर क्या होता है? एक और जो समाज और परिवार पर पड़ता है, क्या है? जो परिवार है उसको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। जो शराब पर जो वो पैसा खर्च करेगा, अगर वो कमाएगा नहीं या फिर कमाता है तो अतिरिक्त पैसा जो खर्च होगा उससे क्या होगा? आर्थिक नुकसान होगी उसकी। आर्थिक नुकसान के साथ साथ उसका एक निश्चित उसका एक पैमाना बन जाएगा उस व्यक्ति के प्रति समाज का, तो वो क्या होगा? उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी हानि होती है। फिर एक और इसमें आ जाता है कि जो परिवार है, अगर ज़्यादा उसमें सुधार नहीं होता तो परिवार विच्छेदन की समस्याएं भी पैदा होती है। इस प्रकार एक व्यक्ति जो है अगर नशे का आदी हो जाता है तो उसको विविध प्रकार की जो समस्याएं वो झेलनी पड़ती है। उसमें परिवार है, समाज की प्रतिष्ठा है, परिवार की विखंडन है, फिर उसके स्वयं का जो शरीर है उसमें कई प्रकार के रोग, जैसे ये वसीय यकृत रोग है या फिर और भी अन्य तरह के, ये सारे कुछ जो रोग है वो उसके दुष्प्रभावों से उसको सामना करना पड़ता है। इस प्रकार मदिरा है जो न केवल व्यक्ति को बल्कि परिवार, समाज, सभी के लिए ये एक दिमक की तरह है। अफीम, ओपियम, इसको ओपियम भी कहते हैं। ये एक प्रकार का पादप है। पादप से एक कच्चे फल से दूध सुखाने पर ये अफीम बनता है। ये जो अफीम है ये पादप के कच्चे फल से जो दूध है उसको सुखाने से अफीम बनता है। और पादप का नाम क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम, एक तो ये नाम याद रखना है, पेपेवर सोमनीफेरम। दूसरा क्या है? ये पादप के जो कच्चा फल होता है उसके अंदर से कच्चा जो दूध निकलता है उसके सुखाने से ये बनता है अफीम। और इसमें करीब 30 प्रकार के एल्केलॉइड मिलते हैं। उनमें से मुख्य क्या क्या है?
मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनीफेरिन, पेपेवरिन। ये तो मुख्य मुख्य, बाकी 30 प्रकार के कुल एल्कोलॉइड प्राप्त होते हैं। अब इसके दुष्प्रभाव क्या क्या हैं अफीम के? अफीम का नियमित रूप से सेवन करने से उसकी जो इम्यूनिटी पावर है, व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर या फिर कहिए रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये कम हो जाती है, और कम हो जाने से क्या हुआ, वो बीमार रहने लगता है। तो इस प्रकार अफीम है वो व्यक्ति को कमज़ोर करता जाता है। फिर होता है अन्य नशीले पदार्थ। अन्य नशीले पदार्थ कौन कौन से हैं जो समाज में अभी प्रचलित हैं? कोकीन, भांग, सरस, गांजा, हशीश, एलएसडी, एक लाइसर्जिक एसिड, डाइइथाइल एमाइड, ये इस प्रकार की अन्य नशीले पदार्थ है जो इसके नशे किए जाते हैं। अब ये पूरे के पूरे जो नशीले पदार्थ है उसके दुष्प्रभाव क्या क्या है, कि क्या क्या दुष्प्रभाव जो है वो नज़र आते हैं। तो नशे के दुष्प्रभाव में क्या, सबसे पहला ये समाज में अपराध प्रवृत्ति है वो जन्म ले लेती है, क्योंकि जो नशे का आदी व्यक्ति है वो उस नशे को प्राप्त करने के लिए, उस नशे संबंधी प्राप्त करने के लिए वो अपराध कोई न कोई कर बैठता है। तो इसलिए अपराध प्रवृत्ति समाज में बढ़ जाती है। फिर परिवार विच्छेदन की समस्याएं, जब व्यक्ति इस पर ज़्यादा खर्च करता है या समाज में अपराध प्रवृत्ति के बढ़ जाते हैं तो परिवार में जो है उसमें विच्छेदन की स्थिति पैदा हो जाती है। तो परिवार विच्छेदन की समस्याएं जो इससे और अधिक बढ़ती है। फिर आर्थिक नुकसान, अब जब नशा करेगा तो उसके जो है आर्थिक रूप से उसको चुकाने पड़ेंगे, तो क्या होगा, उसके आर्थिक नुकसान पूरे परिवार को झेलना पड़ता है। एक नशा करने से उसका जो पैसा है परिवार को देना पड़ता है, जिससे परिवार के सदस्यों की जीवन शैली, यानी कि उसके बच्चों की पढ़ाई, उसकी किस प्रकार से वो रहेंगे, उनके भोजन, खाना, समस्या, वो सारी की सारी जीवन शैली पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो आर्थिक नुकसान से परिवार के सदस्यों की जीवन शैली पर भी कुप्रभाव पड़ता है। फिर शारीरिक और मानसिक कमजोरी आ जाती है। नशा जो व्यक्ति को है शारीरिक और मानसिक रूप से शिथिल कर देता है, तो ये कुप्रभाव पड़ता है। दूसरा, सामाजिक जो प्रतिष्ठा होती है एक व्यक्ति की, अगर वो नशा करते जाता है तो उसकी प्रतिष्ठा भी धूमिल होती जाती है। तो नशे के ये दुष्प्रभाव है। सबसे बड़ा जो प्रभावित कौन होता है, वो होता है समाज। समाज में होने से ये कई प्रकार की समस्याएं जन्म लेती है, जो परिवार को भी नुकसान करती है और समाज को भी नुकसान करती है। इस प्रकार एक सभ्य समाज में जो है नशा है वो दुष्प्रभाव डालता है समाज पर। दवाओं का दुरुपयोग, दवाओं के दुरुपयोग में क्या है, सामान्यतः दवाएं जो है वो बीमारी की हालत में ली जाती है। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तब वो डॉक्टर के परामर्श से वो दवाई लेता है, लेकिन कई ऐसी दवाएं जो डॉक्टर पर्चे पे लिखता है, जैसे मॉर्फिन, पैथेडीन, ब्यूप्रीनॉर्फिन, प्रोपोक्सीफेन, नाइट्रोजिपाम, डाइजिपाम, ये इस प्रकार की दवाएं हैं जिसके लिए इसके नशे के रूप में इसका दुरुपयोग होने लगा है। सामान्यतः ये जो दवाएं होती है वो ये जैसे मॉर्फिन, पैथेडीन, नाइट्रोजिपाम, ये सारी की सारी दवाएं मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है। तो कई व्यक्ति हैं जो इनके दवाएं जो है नशे के रूप में लेने लगे हैं। तो इस प्रकार इन दवाओं का दुरुपयोग बढ़ा है। दवाएं शॉप पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जिसके कारण इस पर नियंत्रण पाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इनका दुरुपयोग वो समाज के लिए एक चुनौती के सामने पेश आया है। फिर दूसरा है कई गैर परंपरागत पदार्थ। कैसे गैर परंपरागत? जो खाद्य पदार्थ के रूप में नहीं है लेकिन उनको खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग कर रहे हैं। जैसे ये बच्चों में ज़्यादा समस्याएं हैं, जैसे थिनर, एसीटोन जो होता है ये प्लास्टिक उद्योग में काम आता है। पेट्रोल, सॉल्वेंट ऑयल, स्प्रे पेंट, नेल पॉलिश, रबर, सीमेंट, सूखे इरेजर जो है, और मार्कर्स जैसे हाइलाइटर्स या मार्कर कहीं लिखने में काम आते हैं। तो ये जो खाद्य सामग्री नहीं है, ये उपयोग की वस्तु है, लेकिन बच्चों में आजकल ये जो है इस प्रकार के
ये जो पदार्थ है इसके सेवन के लत है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार ये दवाओं का जो है दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ नकली दवाओं का ये भी बढ़ने के कारण समाज में इनको चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। फिर दवाओं के दुरुपयोग से इसके प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं, जैसे एक तो गैर परंपरागत पदार्थ ये बच्चे खाते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़े। दूसरा, डॉक्टरी परामर्श के बिना भी ये मॉर्फिन जैसे दवाएं ये नशे के रूप में लेना, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो प्रभाव में कई बीमारियां हो जाती है कई प्रकार की, जैसे फेफड़ों में सूजन, गुर्दों की बीमारी, मानसिक बीमारी, ये समस्याएं पैदा हो जाती है। फिर एक अनुमान के मुताबिक जो भारत में है वो उत्तरी भारत में जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर अफीम के सेवन का प्रचलन ज़्यादा है। वहीं पूर्वोत्तर जो भारत है उसमें हेरोइन के प्रभाव का हेरोइन का प्रचलन ज़्यादा है। ये नशे के रूप में ली जा रही है और इधर ये ली जा रही है। तो ये एक तरह का ये जो है वो दवाइयों के रूप में इनको उपयोग किया जाना चाहिए, लेकिन ये नशे के रूप में उपयोग कर इनको एक तरह से तो इनकी बर्बादी भी होती है, दूसरा ये आर्थिक नुकसान भी करती है। इस प्रकार दवाइयों का दुरुपयोग समाज में बढ़ने से ये एक नई चुनौती जो है वो पेश हो गई कि भाई इन पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। खाद्य पदार्थों में मिलावट। खाद्य पदार्थों में मिलावट क्या है कि जो प्राकृतिक रूप से जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें गैर परंपरागत और अनावश्यक पदार्थ जो खाद्य सामग्री में खाद्य पदार्थ नहीं होते हैं। जैसे अनावश्यक कौन से, इस तरह से जैसे ये उदाहरण देख रहे हैं हम, दूध में यूरिया मिलाना, डिटर्जेंट मिलाना, ये खाद्य पदार्थ नहीं है, लेकिन अपने छोटे से लाभ के लिए ये अनावश्यक चीज़ें और गैर खाद्य पदार्थ जो है मिलाना खाद्य पदार्थों में मिलावट है। तो इस मिलावट को इस तरह से परिभाषित करते हैं कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में कीमतों में लाभ के लिए एक व्यक्ति उसकी कीमत में लाभ चाहने के लिए अनावश्यक एवं गैर पदार्थों को मिश्रित करता है। तो इस प्रकार इस खाद्य सामग्री में इसको कहते हैं खाद्य सामग्री में मिलावट। तो ये समस्या देश की सबसे बड़ी समस्या होती जा रही है, जिससे स्वास्थ्य जनित कई समस्याएं पैदा होती है। तो इसमें दैनिक आवश्यकताओं की सामग्रियों में कौन कौन सी मिलावट होती है वो देखते हैं हम, कि जैसे दूध है, दूध में क्या है, यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर, रिफाइंड तेल, ये मिला दिए जाते हैं। तो इससे कई हानिकारक प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ते हैं। इसी प्रकार तेल है, तेल में आर्जिमोन जो सत्यनाशी बीज से जो बनता है आर्जिमोन ऑयल, वो मिला दिया जाता है। पाम ऑयल है वो मिला दिया जाता है। तो ये जो ऑयल है या ये आर्जिमोन का जो सत्यनाशी बीज से जो तेल निकलता है, ये किडनी या कहेंगे वृक्क पर हानिकारक प्रभाव डालता है। इसी प्रकार जो देसी घी है इसमें वनस्पति घी मिला दिया जाता है या फिर पाम ऑयल मिला दिया जाता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। मिर्ची पाउडर में लाल ईंट का चूरा मिला दिया जाता है। इस प्रकार जो हल्दी है, हल्दी में पीली मिट्टी या लेड क्रोमेट है, वो मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालता है, पीली मिट्टी मिला दी जाती है। इसी प्रकार सौंफ में क्या होता है, कृत्रिम हरा रंग मिला दिया जाता है। धनिया जो है गंधक या फिर बुरादा, ये मिला दिया जाता है। काली मिर्च में क्या मिला दिया जाता है, पपीते के बीज। इसी प्रकार फल सब्जियों में क्या है, फल सब्जियों को ताज़ी दिखने के लिए लेड और कॉपर, इनके जो विलियन छिड़क दिए जाते हैं ऊपर, ये केमिकल जो है लेड और कॉपर, ये स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित करता है। इसी प्रकार जो मिठाइयाँ हैं उसमें कृत्रिम रसायन वो मिला दिए जाते हैं, और भी कई जैसे मेटल के वर्क वगैरह है वो भी मिला दिए जाते हैं। तो ये जो खाद्य पदार्थों में मिलावट है वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को, कोल्ड ड्रिंक्स या शीतल पेय पदार्थ, इसमें अब क्या क्या पदार्थ है जो मिलाए जा रहे हैं। तो मिलावट के रूप में इसमें शीतल पेय पदार्थ या कोल्ड ड्रिंक्स में क्या मिलाए जा रहे हैं, इस प्रकार के जो पदार्थ है लिंडेन, DDT, मेलेथियन, क्लोरपाइरीफॉस,
फॉस्फोरिक अम्ल, एथिलीन ग्लाइकोल, बोरिक एसिड, एरिथ्रोबिक एसिड, बेंजोइक एसिड, शीशा, कैफीन इत्यादि। ये जो पदार्थ है लिंडेन, डीडीटी, मेलेथिनियन और क्लोरपाइरिफॉस, ये जो है ये विभिन्न प्रकार के प्रजनन संबंधी समस्याएं, कैंसर संबंधी समस्याएं ये पैदा करते हैं शरीर में। इसी प्रकार ये जो है एथिलीन ग्लाइकोल कोल्ड ड्रिंक्स में शीतल पेय पदार्थों को ध्रुव के रूप में बनाए रखते हैं। ये इसको जमने नहीं देता है, 0 डिग्री टेम्परेचर पर भी इसको जमने नहीं देता है। इसी प्रकार इसको मीठा जहर भी कहते हैं। ये एसिड विभिन्न प्रकार के जैसे बोरिक एसिड, एरिथ्रोबिक एसिड और बेंजोइक एसिड, ये जो है पेट में अम्लता की स्थिति पैदा करते हैं, जिसके कारण पेट में अम्लीय जो वातावरण वो ज़्यादा होने से पेट में जलन की स्थिति होती है और अपच की स्थिति होती है। इसी प्रकार शीशा है वो मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालता है। कैफीन है ये भी मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर बुरा प्रभाव डालता है। तो ये इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि भाई ये पदार्थ है, ये मिलावट इसको रोकी क्यों नहीं जा रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि देश में जो कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाए जाने वाले जो तत्व है उस संबंध में कोई मानक का निर्धारण नहीं है। ये मानक के निर्धारण नहीं होने के कारण ये धड़ल्ले से विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ है, केमिकल है, वो मिलाए जा रहे हैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स के जो प्रभाव है वो क्या क्या पड़ रहे हैं, देखो, प्रजनन संबंधी समस्याएं, बीमारियां, कैंसर, प्रतिरक्षा तंत्र पर प्रभाव, ये कौन कौन डाल रहे हैं, लिंडेन, डीडीटी, मेलेथिनियन, क्लोरपाइरिफॉस, फॉस्फोरिक, ये सारे। दांतों पर जो है असर, ये फॉस्फोरिक जो अम्ल है वो दांतों को इसका कहते हैं कि दांतों को गलाने का काम करता है, दांत कमज़ोर कर देता है। इसी प्रकार ये एथिलीन ग्लाइकोल है वो इसको मीठा जहर कहते हैं, ये 0 डिग्री टेम्परेचर पर भी इसको जमने नहीं देता है, तो ये मीठे जहर की तरह भांति कार्य करता है। एसिड जो पेट में है अम्लता और जलन बढ़ाते हैं। ये एसिड कौन कौन से हैं, जैसे बोरिक एसिड, एरिथ्रोबिक एसिड और बेंजोइक एसिड। इसी तरह जो शीशा है या लेड कहते हैं जिसको, वो स्नायु तंत्र है हमारा, मस्तिष्क से गुर्दा, लीवर और मांसपेशियों के लिए घातक है ये शीशा। तो इस प्रकार कोल्ड ड्रिंक्स में जो हमारे आम प्रचलन में ये जो आ गई है, इसमें भी इस तरह से घातक रसायनों की मिलावट से जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है, हमारे देश के लोगों का जो स्वास्थ्य है वो खतरे में पड़ा हुआ है। उनसे स्वास्थ्य जनित विभिन्न समस्याओं पैदा होती जा रही है। अब बात आती है खाद्य पदार्थों में मिलावट संबंधी कोई नियम है कि नहीं है देश में, या फिर इसको कैसे रोका जा सकता है। इस संबंध में 1954 में एक नियम बना था जिसमें खाद्य मिश्रण अल्प मिश्रण संबंधी अधिनियम पास हुआ था। उसमें 65 प्रकार के विभिन्न खाद्य पदार्थों में मिलावट या उसके मानक निर्धारित किए गए थे। उस संबंधी सजा का भी प्रावधान किया गया था। लेकिन ये जो नियम है बड़े अल्प हैं, क्योंकि इस संबंध में जो भी पकड़ा जाता है वो थोड़े दिन बाद छूट जाता है, क्योंकि ज़्यादा सज़ा का प्रावधान नहीं होने के कारण वो छूट कर वापस उसी धंधे में लिप्त हो जाता है। तो देश में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, न्याय प्रक्रिया की विभिन्न कमियां, क्यों देरी हो जाना, लगातार तारीख पे तारीख मिलने की जो प्रवृत्ति होना और नियम कानून का सही तरीके से पालन नहीं करवाने के कारण ये जो नियम है वो सही होते हुए भी सही प्रक्रिया में नहीं आने के कारण प्रभावी नहीं हो पा रहा है। दूसरा, शिक्षा की कमी होना और जागरूकता की कमी होना शिक्षा के साथ साथ ये भी इसको कमज़ोर करने में मुख्य भूमिका निभाता है। इसलिए खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या का अंत तभी हो सकता है जब आम नागरिक भी जागरूक हों, शिक्षित हों और नियमों को जानें। साथ ही साथ राजनीतिक इच्छा शक्ति भी इसके लिए आवश्यक है। इस प्रकार हम खाद्य सामग्री में मिलावट की समस्या को दूर कर देश के स्वास्थ्य जनित समस्याओं या देश के स्वास्थ्य के लिए हम एक अच्छा काम कर सकते हैं। इस प्रकार ये पहला अध्याय हमारा पूरा होता है। 3 वीडियोज़ में ये
पूरा अध्याय पूरा हुआ है और मेरी कोशिश रहेगी कि आप प्रत्येक अध्याय को 1 या 2 वीडियो में पूरे कर लिए जाएं, ताकि विषय का बिखराव नहीं हो और विषय की जो समझ है वो आसान रहे। फिर आपके इस संबंध में कोई सुझाव भी हो तो मुझ तक ज़रूर पहुंचाएं। कमेंट्स बॉक्स में अपने व्यूज़ ज़रूर लिखें और ये जो वीडियोज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके साथ साथ अन्य लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।